हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। सत्ता सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास ना चली जाए। बहुत कोशिशों के बावजूद कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता नहीं हो सका तो माइनॉरिटीज कमेटी की अगली बैठक 8 अक्टूबर 1921 को हुई, जिसमें गांधी ने बड़ा ही अटपटा भाषण दिया। उन्होंने कहा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समझौते के सफल नहीं होने के कारण प्रतिनिधित्व है। विभिन्न पार्टियों से जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, वे उनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। वे सरकार के नामजद किए हुए हैं। इसके अलावा इस समझौते के लिए जिनकी जरूरत थी वे भी यहाँ नहीं है। गांधी जी की यह बात सभी प्रतिनिधियों को बुरी लगी। दरअसल गांधी का इशारा अंबेडकर की ओर था। भला डॉक्टर अंबेडकर भी वहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने हालात को समझकर कहा, कल हम सभी सभा से जाने लगे थे, तभी सभी ने तय किया था कि अब कोई भी प्रतिनिधि ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हों। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा कि गांधी जी ने उस मर्यादा को तोड़ा है। हमें कमेटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए, ना कि किसी पर नाकामयाबी का आरोप लगाना या यहाँ आए प्रतिनिधियों को नकली बताना। गांधी जी का यह कहना कि कांग्रेस और गांधी के अलावा सभी प्रतिनिधि जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं। यह उन सब का अपमान है जो भारत की ओर से आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांधी जी खुद अपने आप को और कांग्रेस को अछूतों का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। मैं इस दावे का यही जवाब देता हूँ कि गांधी जी भारत के किसी भी क्षेत्र में मेरे मुकाबले में खड़े होकर आजमा लें, उनको असलियत का पता चल जाएगा। मुझे अभी भारत से एक तार मिला है जो ऐसे स्थान से आया है जहां मैं कभी नहीं गया और ना ही तार भेजने वाले को कभी देखा है। यह तार डिप्रेस्ड क्लासेज यूनियन कुमाऊं अल्मोड़ा की ओर से है, जिसमें लिखा है, डिप्रेस्ड क्लास यूनियन कांग्रेस के उस आंदोलन पर कतई विश्वास नहीं करती है जिसे कांग्रेस भारत में व यहाँ से बाहर कर रही। अछूतों के खिलाफ कांग्रेस का यह व्यवहार सरासर गलत है और यूनियन को अपने अछूत प्रतिनिधियों पर ही विश्वास है। दरअसल उस समय भारत से कई तार आ रहे थे जिसमें अछूत नेता व संस्थाएं यही लिखते थे कि उनके एकमात्र प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर जी ही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटीज कमेटी के समक्ष फिर कहा, मैं अन्य प्रतिनिधियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कैसा भी प्रतिनिधि हूँ, पूरी तरह से अपने समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस संबंध में किसी को गलतफहमी है तो वह दूर कर दे।
कांग्रेस व गांधी का दावा कि वे अछूतों के एकमात्र व सच्चे प्रतिनिधि हैं सिर्फ गलत फहमी व भ्रम का पुनिंदा है। ऐसी स्थिति में इस कमेटी को या ब्रिटिश सरकार को इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। काफी दुखी मन से डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे कहा कि अभी जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उनको देखते हुए अछूत वर्ग को सत्ता बदलने के संबंध में कोई उत्सुकता नहीं है। अंग्रेजों पर भी विश्वास नहीं है। अंग्रेजों पर भी कुछ आपत्तियां व शिकायतें हैं जिन्हें मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया। लेकिन यदि सरकार शासन सत्ता भारतीयों को सपना ही चाहती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता या शासन इस प्रकार की शर्तों के साथ सौंपे ताकि सत्ता की शक्ति हिंदू या मुसलमान वर्ग के एक छोटे से समुदाय के हाथों में यानी थोड़े से लोगों के हाथों में न चली जाए। समाधान यही है कि आजादी के बाद अधिकारों का हिस्सा सभी समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे प्रतिनिधियों के असली या नकली होने के विवाद में नहीं पड़े। हमें तो गोल में सम्मेलन के उद्देश्यों को जल्दी पूरा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। उन दिन बाबा साहब के भाषण के साथ ही माइनॉरिटीज कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद अछूत व सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की गांधी जी के साथ एक अलग सभा की समझौता पैक्ट तैयार कर 12 नवंबर 1931 को प्रधानमंत्री सर रेमसे मैकलॉड को पेश कर दिया, जिसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधित्व को मान लिया गया था। जब गांधी जी को इसकी खबर लगी तो वह बहुत बेचैन हुए। उन्होंने माइनॉरिटीज कमेटी के पैक्ट की आलोचना करते हुए कहा, मैं अल्पसंख्यक जातियों के दावों को समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों के ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि छुआछूत का कलंक हमेशा रहेगा। हम नहीं चाहते कि अछूतों का अलग जात के रूप में वर्गीकरण किया जाए। सिख हमेशा सिख रहे, मुसलमान हमेशा मुसलमान और ईसाई हमेशा ईसाई रह सकते हैं, लेकिन क्या अछूत भी हमेशा के लिए अछूत रहेंगे? छुआछूत जिंदा रहे, इसकी अपेक्षा मैं अधिक अच्छा समझूंगा कि हिंदू धर्म ही मर जाए। मैं हिंदू धर्म का बंटवारा कभी सहन नहीं करूंगा। इसलिए मैं पूरी शक्ति से कहता हूँ कि इस बात का विरोध करने वाला यदि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूंगा। अछूतों के मानवीय हकों के खिलाफ खड़े थे गांधी जी। गांधी जी के इस भाषण से यह साफ हुआ कि गांधी जी ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था को अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रक्षा करना चाहते थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अछूतों की स्वतंत्र प्रतिनिधित्व व पृथक चुनाव की मांग मान ली गई तो अछूत हिंदू धर्म के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे और जात की नींव पर खड़ा वर्ण व्यवस्था वाला हिंदू धर्म का रेत
का महल भरभरा कर धराशायी हो जाएगा। दरअसल गांधी जी सनातनी वैष्णव हिंदू थे तथा जिन लोगों ने उन्हें अपना सब कुछ माना था और जो आंदोलन के लिए खुले दिल से धन देते थे, यह उनकी इच्छाओं का परिणाम था। गांधी जी की इस अजीब घोषणा के बाद सरोजनी नायडू के निवास स्थान पर गांधी व अंबेडकर जी की मुलाकात हुई, लेकिन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका। माइनॉरिटीज कमेटी की पहली बैठक 28 सितंबर 1931 को हुई। इस दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट किया कि माइनॉरिटीज की समस्याओं को लेकर हम सभी चिंतित हैं। प्रतिनिधियों ने सरकार को स्वयं फैसला करने का सुझाव दिया है, क्योंकि प्रतिनिधिगण किसी सहमत पर नहीं पहुंच सके हैं। इस पर आगा खान ने इस आधार पर बैठक स्थगित करने की मांग की कि गांधी जी आज रात मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को मुसलमानों व गांधी जी की गुप्त मंत्रणा का एहसास हो गया था, इसलिए आगा खां की सूचना के स्थगन प्रस्ताव पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात कही। जहां तक दलित वर्ग का संबंध है, हम अपनी मांगों को पिछले सम्मेलन में माइनॉरिटीज कमेटी के सामने पहले ही रख चुके हैं। अब कमेटी के सामने हम एक ही बात विचार विमर्श के लिए पेश करने वाले हैं कि हर राज्य यानी प्रांत से हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। अपनी बात को पूरी करने से पहले उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि जहां तक अछूतों के हक और हिस्से की बात है, उसे करने का अधिकार उनके डॉक्टर अंबेडकर अलावा और किसी को नहीं है। उनकी इस चेतावनी पर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड बोले, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्थिति बहुत शानदार ढंग से स्पष्ट कर दी है, जैसा कि वह हमेशा करते हैं। उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं रखी है। अक्टूबर 1931 को गांधी जी ने एक सप्ताह का फिर समय मांगा। इससे बाबा साहब को आशंका थी कि देरी होने से दलित वर्ग को नुकसान होगा, इसलिए गांधी जी से इस बात पर हाँ कराई कि कमेटी के समक्ष दलित वर्ग का पक्ष पेश किया जाएगा या नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने गरीब भाइयों के लिए कितने चिंतित व सचेत रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस कथन से आश्वस्त हुए कि दलितों के उत्थान के लिए वह जो प्रयास कर रहे हैं वे बेकार नहीं जाएंगे। इसके बावजूद वह भारतीय अखबारों तथा अपने सहयोगियों से बराबर संपर्क बनाए हुए थे, ताकि यदि लंदन में चल रहे इस सम्मेलन में दलित वर्ग के साथ कोई अन्याय हो तो उसकी प्रतिक्रिया समस्त देश में भी हो। डॉक्टर अंबेडकर यह भी चाहते थे कि गांधी द्वारा अछूतों के अधिकारों के विरोध का सबको पता लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बड़े अखबारों व
भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 अक्टूबर 1931 को पत्र लिखकर सारे हालात का खुलासा किया। इस पत्र में उन्होंने लिखा, मुसलमानों के साथ सौदा करते समय उनकी 14 मांगें स्वीकार करने के बारे में गांधी जी ने जो शर्तें लगाई थी, उनमें से एक शर्त यह थी कि अछूत वर्ग और अन्य छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों का मुसलमान विरोध करें। किसी महात्मा से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। केवल दलितों का घोर शत्रु ही ऐसा कर सकता है। मिस्टर गांधी दलितों के मित्र की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ईमानदार शत्रु की तरह भूमिका भी अदा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि गोलमेज सम्मेलन विफल रहा तो उसका सारा दोष गांधी जी का होगा। गांधी जी के व्यवहार से विट्ठल भाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेता तथा हेरल्ड लास्की जैसे निष्पक्ष नेता भी दुखी हुए। गांधी जी के अछूत विरोधी व्यवहार की भारत में निंदा। डॉक्टर अंबेडकर जी को महात्मा जी की अंदरूनी राजनीति का अच्छी तरह पता चल गया कि वे एक दूसरे समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी की सूझबूझ ने न केवल अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को मंजूर करवाया, बल्कि जिस तरह कांग्रेस ने गांधी जी को अछूतों का नेता घोषित किया था, उसकी असलियत को भी सामने लाकर दोनों के दावे को खत्म कर दिया। लंदन में उस दिनों गांधी जी मिस म्यूरिल लेस्टर के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के दृष्टिकोण को जानने के लिए मुलाकात की। वे दोनों नेताओं से प्रभावित हुई और दोनों को चाय पार्टी के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके बीच कोई समझौता हो सके। डॉक्टर अंबेडकर जी ने माना कि गांधी जी ने मानवीय आधार पर अछूतों के लिए कुछ काम किया है और छुआछूत मिटाने की कोशिश भी की है, लेकिन जहां अछूतों की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने की बात आती है तो दोनों के भौतिक विचारों मौलिक विचारों में फर्क सामने आ जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में रखी मांगों के प्रति गांधी जी के विरोधी व्यवहार की पूरे भारत के दलितों में तीखी प्रतिक्रिया और निंदा हुई। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस के गुड़गांव अधिवेशन में भी गांधी जी की अछूतों के प्रति विरोधी भूमिका की कड़ी निंदा की गई। कांग्रेस के दावों को झूठा बताते हुए सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी की लीडरशिप में आस्था जताई। भारत के हर भाग में आम सभाएं कर अछूतों ने डॉक्टर अंबेडकर जी को गांधी जी पर विश्वास नहीं करने संबंधी टेलीग्राम भेजे। इनमें तिनेवेली राबर्टसन यानी मद्रास, करनाल चिदम्बरम, कालीकट, बनारस, कोल्हापुर, नागपुर, कानपुर, बेलगाम, धाकड़, नासिक, हुबली, अहमदाबाद, कोलंबो प्रमुख थे। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस बात का संतोष था कि लंदन में
किए गए कार्यों का भारत के दलितों ने पूरा समर्थन दिया। इससे हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे जैसे विरोधियों को भी लंदन से हिंदुओं के नाम अपील जारी करनी पड़ी, जिसमें नासिक के कालाराम मंदिर के द्वार अछूतों के लिए खोल देने का आग्रह किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जी उतने दोषी नहीं हैं जितनी ब्रिटिश सरकार। उनका मानना था मुसलमानों, सिखों व अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अछूतों को भी अलग प्रतिनिधित्व देकर ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज को बांटने पर तुली हुई है। लंदन में भारतीय विद्यार्थियों की एक सभा में गांधी जी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए मेरे हृदय में गहरा सम्मान है। उन्हें मेरे प्रति नाराज व कटु होने का पूरा अधिकार है। यह उनका संयम ही है कि वह हमारा सिर नहीं फोड़ रहे हैं। वह आज हर सवर्ण हिंदू को अछूतों का पक्का विरोधी मानते हैं और उनकी यह सोच स्वाभाविक भी है। डॉक्टर अंबेडकर जी व पूरा अछूत समाज हिंदू समाज द्वारा सदियों से दिए जा रहे घावों से लहूलुहान था, इसलिए प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक भी थी। दो महान देशभक्तों की अलग अलग पृष्ठभूमि के कारण गहरा वैचारिक मतभेद था। संघीय सरकार के लिए गठित उप समिति की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने तटकर नीति पर आयोजित चर्चा में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लंदन में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने सम्मेलन में उठाए अछूतों के मुद्दों पर कई अखबारों में इंटरव्यू दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्होंने जो भाषण दिया, उससे उनके विरोधियों द्वारा किया जा रहा कुप्रचार बंद हो गया। दुनिया डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ गांधी जी अलग थलग व असफल। 5 नवंबर 1931 को ब्रिटेन के किंग द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए भारतीय प्रतिनिधियों को एक भोज दिया। इससे यह तय हुआ कि वहां कुछ ही प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर गांधी जी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही उपस्थित थे। नंगे सिर, आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े हुए तथा पांवों में चप्पल पहने हुए। ब्रिटिश सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर जी से भारत के अछूतों की स्थिति के बारे में जानना चाहा। जब बाबा साहब ने अछूतों की दयनीय दशा के बारे में बताया तो उनका हृदय दहल गया। वे डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर जी से उनके माता पिता, जन्म स्थान और उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। यह भी पूछा कि उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे पाई। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और बाबा साहब को बधाई व शुभकामनाएं दी। यह एक विचित्र संयोग ही था कि भारत की दो महान हस्तियां लंदन में आयोजित सम्मेलन में एक दूसरे के सामने खड़ी थी और पूरी दुनिया इन दोनों के अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए देख रही थी। ये विभूतियां थी महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी व कांग्रेस का खुलकर विरोध किया, तो भारत में भी
इसका पूरा असर दिखा। हिंदुओं के कब्जे में चल रहे भारत के अखबारों ने डॉक्टर अंबेडकर जी की कड़ी निंदा की और उन्हें एक घृणित व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू राक्षस, प्रतिक्रियावादी, देशद्रोही और हिंदू धर्म का विनाशक तक की गालियां दी गई। एक पत्रकार टी.ए. रमन को तो सफर में एक यात्री ने यहाँ तक कह दिया कि यदि उसने किसी की हत्या की तो वह डॉक्टर अंबेडकर जी ही होगा। पत्रकार ने बताया कि यात्री ने डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अपने भारी विरोध से भी डॉक्टर अंबेडकर जी जरा भी नहीं घबराए और फिर से स्पष्ट किया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी बिल्कुल नाकाम रहे। उन्होंने भारत के प्रतिनिधियों को एक करने की बजाय फूट डाल दी। वहां उनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि गांधी जी बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन सम्मेलन में कोई ठोस राय या सुझाव पेश नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी भारी मुश्किल में, अछूतों के हकों के सभी विरोधी। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अछूतों के अधिकारों के लिए गांधी जी तक से भी भिड़ जाना जायज था। आखिर सदियों से पीड़ित एक बड़े वर्ग की आजादी का सवाल था। हिंदू समाज अंग्रेजों से राजनैतिक आजादी चाहते थे, लेकिन अछूतों को राजनैतिक व सामाजिक बेड़ियां दोनों तोड़नी थी, जिसकी अगुवाई बाबा साहब कर रहे थे। वे अछूतों के मानवीय हकों के लिए निस्वार्थ संघर्ष कर रहे थे। उनका मानना था कि शोषक कभी भी रक्षक नहीं बन सकते। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अछूतों के मानवीय हकों की मांग की थी, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोगों को उनका समर्थन देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस व गांधी ने साथ देने की बजाय उल्टा भारी विरोध किया, यानी वे अपने ही करोड़ों भाइयों की भलाई के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि दबाव के कारण मुसलमानों की मांगे मान ली। उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत ही मुश्किल हालात में थे। भारी विरोध के बीच वह अकेले थे। यदि वह ब्रिटिश राजनेताओं का खुला विरोध करते और गांधी के साथ रहते तो वे अपने दलित भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाते और गांधी अछूतों को सिर्फ आशीर्वाद व मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं देते। यदि वे गांधी को साथ लेकर अछूतों के लिए संयुक्त निर्वाचन के साथ विशेष प्रतिनिधित्व की मांग रखते तो गांधी सपने में भी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वे इसके कट्टर विरोधी थे। लेकिन गांधी से अलग रहकर सभी माइनॉरिटीज प्रतिनिधियों ने अलग मीटिंग की, समझौता किया और अछूतों के लिए भी विशेष रियासतें देना स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया, जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के अलावा अछूतों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, हालांकि वह समझौता सफल नहीं हो सका। जब इस समझौते के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी को मालूम हुआ
तो उन्होंने साफ चेतावनी देकर कहा, जिसको जो लेन देन करना है वे करें, लेकिन हमारे अधिकारों में जरा सा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। सभी को मान समझौता नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित फैसले का अधिकार आखिर प्रधानमंत्री पर छोड़कर गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर खत्म हो गया। बाबा साहब विद्वान होने के साथ साहसी लीडर भी थे। गोलमाल, लाग लपेट, छल कपट, व्यंग, बनावटी बातें करने की बजाय बहुत ही स्पष्टवादी व सत्यवादी थे। एक दिन अल्पसंख्यक कमेटी के अछूतों की समस्या पर चर्चा चल रही थी, तो डॉक्टर अंबेडकर जी बोले, हालांकि मैंने देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करी है, लेकिन हिंदू समाज में मैं अभी अछूत ही हूँ। शिक्षा मुझे अछूतपन से बाहर नहीं कर सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की ओर देखा। मालवीय घबरा गए और झट से बोले, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप अछूत नहीं हैं। आप हमारे प्यारे दोस्त व भाई हैं। आपके साथ कट्टर सनातनी भी खुशी से काम करेंगे। आप जानते हैं कि अछूतों की भलाई के लिए आज भी किसी अन्य जात की तुलना में ब्राह्मण ही ज्यादा काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने हंसकर कहा, आप भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि अछूत बनाने में भी ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। वहाँ सभी अल्पसंख्यकों ने अछूत मुस्लिम, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन की ओर से एक स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें सभी के हितों की सुरक्षा के प्रावधान रखे गए। इसके साथ डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक पूरक स्मरण पत्र में यह मांग रखी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुसार अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए और पृथक निर्वाचन की मांग रखे। यह भी मांग रखी कि यदि सुरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था हो तो ऐसा जनमत द्वारा फैसला हो, और वह भी 20 साल से पहले नहीं। उनकी आखिरी मांग यह थी कि अछूतों को डिप्रेस्ड क्लासेज की बजाय आजाद हिंदू प्रोटेस्टेंट हिंदू या अपर परमवादी हिंदू कहा जाए। इस प्रकार अपनी मांगों को अल्पसंख्यक कमेटी में रखकर अल्पसंख्यक समझौते का समर्थन किया। पृथक निर्वाचन के खिलाफ मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, गांधी जी। इस समझौते की खबर जब गांधी जी को लगी और साथ में यह पढ़ा कि इसमें अछूतों के पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया गया, तो वे गुस्सा हो गए और अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक में तेज बोलने लगे। इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन फिर से दोहराना चाहूँगा कि कांग्रेस इस समस्या के उस समाधान का स्वागत करेगी जो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के मान होगा, लेकिन वे किसी अन्य अल्पसंख्यक यानी अछूत के लिए विशेष प्रतिनिधित्व या निर्वाचन
स्वीकार नहीं करेगी। मैं बड़े ही उत्तरदायित्व मन से कहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी का यह दावा कतई सही नहीं है कि वह भारत के अछूतों के नेता हैं। इससे हिंदू धर्म में विभाजन होगा, जिससे मुझे संतोष नहीं होगा। यदि अछूत लोग इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाएं तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं उसे सहन कर लूंगा। लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि हर गांव में हिंदू व अछूत बटा हुआ रहे। जो अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं वे भारत को नहीं जानते हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि आज भारत में सामाजिक ढांचा क्या है। इसलिए मैं अपनी पूरी क्षमता व शक्ति के साथ कहता हूँ कि इस बात का विरोध करने वाला यदि सिर्फ मैं अकेला रहूं तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी को इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी ने यह बात पहले भी कही थी और डॉक्टर अंबेडकर जी उसका उचित जवाब दे चुके थे। भारत में गांधी जी का बड़ा नाम था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई में उन्हें सफलता मिली थी। भारत में आने के बाद यहाँ के बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों तथा राजनेताओं ने उन्हें काफी ऊंचा बैठा दिया था। इसके अलावा उनके नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने से उनका कद काफी बड़ा हो गया था। वह विश्व विख्यात हो गए थे। फिर एक महात्मा के रूप में भारतीय जनता में उनके प्रति काफी श्रद्धा व सम्मान प्रकट किया जाता था। इसके ठीक अलग डॉक्टर अंबेडकर जी उच्च शिक्षा लेकर भारत आने के बाद राजनैतिक क्षेत्र में अभी आए ही थे, लेकिन अछूतों ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। वे महान अर्थशास्त्री, कानून के ज्ञाता तथा विद्वान समाजशास्त्री थे। ज्ञान व जानकारियों के साथ उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। भाषा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्हें पूरी जानकारियां थीं। अछूतों के ऐसे प्रभावशाली नेता को सामने देखकर गांधी जी परेशान थे, क्योंकि वे ही अपने को अछूतों का एकमात्र नेता व उद्धारक मानते थे। एक ओर गांधी के आसपास अनुयायियों की भीड़ रहती थी। पूंजीपति आर्थिक मदद करते थे, प्रेस गुणगान करती थी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ तो भारतीय प्रेस खा पी कर पीछे पड़ी थी। लेकिन समाज के प्रति ईमानदारी व वफादारी के कारण उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि इस समय वे देश के दलितों के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा अवसर भला आगे कब मिलेगा। इसलिए गांधी जी की नीतियों पर भी कठोर प्रहार करने से वह नहीं चूके। गांधी बहुत विचलित हुए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनका लक्ष्य तो करोड़ों अछूतों को मानवीय हक दिलाना था। लेकिन देश की सच्चाई से वाकिफ होने के बाद सारी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ हो गई और गांधी जी अछूतों के अधिकारों के मुद्दे पर अकेले पड़ गए। इन दो महापुरुषों के इस संघर्ष के बारे में ग्लोनरी
बोल्टन ने लिखा, समय के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी दिनों दिन ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए, चाहे वह अनुदारवादी मंच हो या समाजवादी मंच। इस मंच से उन्होंने हमेशा भारत के कल्याण की बात की तथा अछूतों की बात करी। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी पूरी तरह से असफल रहे। इस बारे में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि जब भी राजनैतिक समझौतों का इतिहास लिखा जाएगा, तब गांधी जी का उल्लेख असफल व्यक्तियों में होगा। तो आजादी मिलने में इतनी देर नहीं होती। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में विभिन्न अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में कोई आम सहमति नहीं हो सकी। इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि गांधी जी किसी भी दशा में दलितों को किसी प्रकार के कानूनी अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को विशेष अधिकार देने में उन्हें किसी प्रकार का एतराज नहीं था। जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया, जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के सिवा अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, और ऐसी मांग का मुसलमान व सिख भी विरोध करें। हालांकि यह समझौता सफल नहीं हो सका। जब इस समझौते के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने साफ चेतावनी देकर कहा, जिसको जो लेन देन करना है वे करें, लेकिन हमारे अधिकारों में जरा सा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर सभी को मान समझौता नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो गोलमेज परिषद के अध्यक्ष भी थे, ने सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुझे प्रार्थना पत्र भेजें और मुझे अधिकार दें कि मैं जो समाधान दूंगा उसे सभी स्वीकार करेंगे। सभी ने इस सुझाव को मान लिया। गांधी जी ने अन्य सदस्यों के साथ उस प्रार्थना पत्र पर दस्तखत किए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने दस्तखत करने से मना कर दिया। उन्हें पक्का भरोसा था कि उनकी मांगें न्याय की दृष्टि में जायज है। वह न्याय चाहते थे, इसलिए किसी अन्य तरह का फैसला स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इस बात पर बाद में विवाद भी हुआ कि गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास नामक अपनी किताब में लिखा कि गोलमेज परिषद के सब सदस्यों ने इस तरह के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में लिखा कि इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मैंने यानी डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं किए। इस प्रकार 2.5 महीने की उठा पटक विचार विमर्श दांव पेच के बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे का फैसला ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर छोड़कर दूसरी गोलमेज परिषद 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गए। यदि इस मुद्दे पर कांग्रेस व गांधी ने अमानवीय व अड़ियल रवैया छोड़कर अछूतों की मांगों को मंजूर कर लिया होता, तो आजादी मिलने में इतनी देर नहीं होती। इस सम्मेलन से यह मैसेज भी गया कि कांग्रेस व गांधी जी की
उपस्थित ने राजनैतिक समाधान ढूंढने की बजाय भारतीय प्रतिनिधियों में ही फूट डालने की कोशिश की गई तथा कई उलझनें पैदा कर दी। देश के धुरंधर राजनेता बुद्धिजीवी समाजशास्त्री 2.5 महीना तक वहां रहे लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए, उल्टा मामले को उलझा दिया। 5 दिसंबर 1931 को डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन से अमेरिका गए। वहां वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने पुराने प्रोफेसरों से मिले जिनको वे अपना शैक्षणिक गुरु मानकर सम्मान करते थे। अमेरिका में 1 महीना रहे, अन्य कई लोगों से मिले, खूब किताबें खरीदी जिन्हें 32 बड़ी पेटियों में भरकर भारत भेजे। 1 महीने बाद 4 जनवरी 1932 को वापस लंदन आए और 29 जनवरी 1932 को बंबई आए। हत्या की धमकियां, लेकिन साहसी डॉक्टर अंबेडकर जी संघर्ष करते रहे। गांधी जी का मुंबई पहुंचने से पहले फ्री प्रेस जर्नल में खबर छपी कि देश भर से अछूत लोग गांधी जी को धन्यवाद देने तथा उनके नेतृत्व में अपना भरोसा जताने के लिए बंबई पहुंच रहे। एक ओर तो गांधी जी द्वारा अछूत अधिकारों के विरोध के कारण अछूत पहले ही नाराज थे, दूसरा यह झूठी खबर और छाप दी। इसके जवाब में रिफ्रेश्ड क्लास इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी ने कांग्रेस व गांधी जी के खिलाफ दलित समाज की ओर से एक आरोप पत्र जारी किया जिसमें बताया कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने अछूतों के प्रति आतंक संगत अनुचित हास्यप्रद सनकी हठपूर्ण व विरोधी भूमिका निभाई। फ्री प्रेस जर्नल अखबार में छपी खबर का जब बंबई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खंडन नहीं किया तो अछूत वर्ग का आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी के बंबई आने से पहले ही रात को हजारों नर नारी बंदरगाह पर गांधी का विरोध करने के लिए डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी भारत पहुंचे। सामाजिक राजनीतिक माहौल में तनाव। सुबह 6 बजे गांधी जी जहाज से उतरे तो वह उपस्थित हजारों अछूतों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया। माहौल में तनाव पैदा हो गया क्योंकि कांग्रेसियों की भीड़ गांधी जी के स्वागत के लिए खड़ी थी। बाद में कांग्रेसी स्वयं सेवकों व दलितों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। दोनों ओर से पत्थरों, लाठियों, ईंटों व सोडा वाटर बोतलों द्वारा हमला किया गया। अहिंसा के पुजारी का स्वयं अपने देश में इस तरह का स्वागत हुआ। दरअसल यह उन गालियों की प्रतिक्रिया थी जिनमें डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे मानवतावादी को देशद्रोही, गद्दार व राक्षस तक कहा गया था। इसके अलावा यह एक बदला भी था। जब बाबा साहब अहमदाबाद गए थे तो कांग्रेसियों ने डॉक्टर अंबेडकर जी को काले झंडे दिखाए थे। दरअसल कांग्रेस के अन्य भक्तों ने सभ्यता की सीमा पार कर डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ विरोध में बहुत ही असभ्य व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। घृणा फैलाई जा रही थी। बाबा साहब को अंग्रेजों का पिट्ठू, आस्तीन का सांप, देश का दुश्मन, भीमासुर, चाणक्य आदि अखबारों
वह आम सभाओं में कहा, एक ओर कांग्रेस तथा सवर्ण लोगों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी को देशद्रोही व राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोधी समझा जा रहा था, तो दूसरी ओर गांधी को अछूतों के हितों का दुश्मन व अछूतों की सामाजिक आजादी का कट्टर विरोधी कहा जा रहा था। दोनों की एक दूसरे के क्षेत्र में बड़ी निंदा की जा रही थी, जिससे देश के सामाजिक राजनैतिक वातावरण में तनाव व उबाल सा आ गया था। भारत से व ब्रिटेन से बाहर दुनिया भर में अछूतों की नाराजगी व प्रगतिशील विचारकों व देशों द्वारा अछूतों के प्रति समर्थन का एहसास गांधी जी को लंदन में हो गया था। हर ओर उनकी नाकामयाबी की निंदा हो रही थी। भले ही कांग्रेस उनकी गुणगान के झूठे ढोल पीट रही थी, अपनी आलोचना के कारण गांधी जी पूरी तरह घिर गए थे और लंदन में अपनी मान्यता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें आखिर में यह एहसास हो गया कि आज़ादी हासिल करने के लिए अछूतों की समस्या को सुलझाना सबसे पहला काम होना चाहिए, जिसे पहले देश का अंदरूनी मामला समझा जाता था। लंदन में ही बुद्धिजीवियों की सभा में उन्होंने कहा था, कानून से अधिकार ताकतवर सामाजिक रूढ़ियों ने अछूतों को इतना नीचे गिरा दिया है कि हर विचारशील हिंदू को लज्जित महसूस करते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए मैं इसे कठोर कानून के पक्ष में हूँ, जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचारों को अपराध करार दे। ऐसा विचार प्रकट करना उनकी बदली हुई मानसिकता का परिचायक था। इसी कड़ी में जब गांधी जी भारत लौटे तो अपने साथियों को भी बताया कि अछूतों की समस्या सुलझाना अब पहला कर्तव्य होना चाहिए। उधर नेहरू देश में घूम घूम कर देशवासियों को उत्साहित कर कानून तोड़ने तक के लिए कह रहे थे। उनका उद्देश्य यह था कि यदि गांधी जी लंदन से आज़ादी का कोई ठोस पैगाम लेकर नहीं आए तो अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलट दिया जाए। इस कारण कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भावी पीढ़ियां जानेंगी, मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है। 29 जनवरी 1932 को डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन से बंबई पहुंचे। उनके साथ जहाज में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हुई मताधिकार विचार समिति के सदस्य और मुस्लिम नेता शौकत अली भी यात्रा कर रहे थे। पुस्तक प्रेमी डॉक्टर अंबेडकर जी अपने साथ 24 बड़े बक्से भरकर किताबें भी लाए। इससे पहले अपने साथी श्रीनिवासन के साथ भी काफी बुक्स की पेटियां भेज चुके थे। सुबह 6 बजे बंबई बंदरगाह पर उतरे उनके शुभचिंतक साथी व अनुयायियों की हजारों की संख्या में उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए तैयार थे। समता सैनिक दल ने अपने नेता को सलामी देकर अभिवादन किया। पी बालू और नारायण राव कजरोलकर जैसे कांग्रेस के गांधीवादी नेता भी डॉक्टर अंबेडकर जी का स्वागत करने वालों में शामिल थे। शौकत अली के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। वहां मौजूद अछूत व मुसलमान समुदाय को शौकत अली ने कहा,
अछूतों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो प्रतिभा व हिम्मत दिखाई वह सचमुच बहुत सराहनीय है। और डॉक्टर अंबेडकर जी मेरे छोटे भाई हैं। दोनों नेताओं का जुलूस साथ निकाला गया। शौकत अली भाई खला तक व डॉक्टर अंबेडकर जी का आगे परेल तक जुलूस निकाला गया। उस शाम परेल बम्बई में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें 114 संस्थाओं की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जी को मान पत्र देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। अपने समाज का अपार स्नेह, श्रद्धा व सम्मान पाकर डॉक्टर अंबेडकर जी गदगद हो गए। वह भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए। एक नज़र से विशाल जन समूह को देखा तो भावनाओं के कारण उनका गला भर आया। कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ संभले और अपनी सफलताओं का श्रेय सहयोगियों व पूरे समाज को देते हुए कहा, मुझे कांग्रेसी लोग देशद्रोही कहते हैं क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया है। इस इल्जाम की कतई परवाह नहीं करता। यह निराधार झूठ और घृणा फैलाने वाला है। पूरी दुनिया को यह जानकर बहुत धक्का लगा कि खुद गांधी जी ने आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का जोरदार विरोध किया। यह भयंकर हिंसा थी। मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की भावी पीढ़ियां जब गोलमेज सम्मेलन का इतिहास पढ़ेंगी तो मेरी सेवाओं की सराहना करेंगी और शांतिपूर्वक विचार करने पर यह फैसला करेंगी कि मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है। भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि उस दौरान लंदन में वह 4-5 बार विशेष रूप से गांधी जी से मिले ताकि कोई ठोस समझौता हो जाए, लेकिन उनकी हट के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। उन्होंने उस रहस्य को भी उजागर किया कि गांधी जी अपने हाथों में पवित्र कुरान लेकर आगा खां से मिले और आग्रह किया कि दलित वर्गों को दिए गए अपने समर्थन को वापस ले लें, लेकिन आगा खां ने साफ इनकार कर दिया कि किसी भी हालत में वह ऐसा नहीं करेंगे। अपने स्वागत में रखे समारोह के अंत में उन्होंने कहा कि वे अपना संघर्ष जारी रखें क्योंकि उनके निरंतर प्रयासों से ही वह सफलता हासिल कर पाए हैं। 114 संस्थाओं के सामूहिक मान पत्र में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा, आपने पूरी विद्वता व वीरता के साथ हमारे अधिकारों को पूरी दुनिया के सामने रखा। यदि यह साहस आपने नहीं किया होता तो देश की जात व्यवस्था के अत्याचारों की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। लंदन में किए आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप सदियों से उपेक्षित समाज को भी सामाजिक बराबरी का हक मिलेगा। देश के बहिष्कृत समाज में अपने अधिकारों के प्रति जो जागृति आई है वह काफी मेहनत व मार्गदर्शन से ही संभव हो रहा है। हम सभी आपके बहुत ऋणी व कृतज्ञ हैं। अछूत नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ खड़ा किया। उस समय एम.सी. राजा केंद्रीय असेंबली में दलितों के प्रतिनिधि थे और डॉक्टर बी.एस. मुंजे हिंदू महासभा के सभापति थे। हिंदू महासभा वालों ने एम.सी. राजा को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना देने का झूठा लालच देकर तोड़ लिया। दोनों ने मिलकर संयुक्त चुनाव व
सुरक्षित सीटों के आधार पर एक समझौता कर दिया, जो डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए चिंता की बात हो गई। हालांकि पहले तो राजा ने भारत से लंदन को बाबा साहब के समर्थन में तार भी भेजे थे और गांधी जी का विरोध किया था। राजा व उनके समर्थक संयुक्त चुनाव और सुरक्षित सीटों के पक्ष में थे, लेकिन राजा को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया नहीं और गांधी जी अछूत नेता बन गए थे। शायद इसलिए वह नाराज थे, इसलिए उन्होंने अपना अलग राग अलापा। राजा ने मुंजे का समर्थन लेकर इस संबंध में एक ज्ञापन का तार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भिजवा दिया। केंद्रीय विधानसभा में राजा के अलावा अछूत समाज का कोई दूसरा सदस्य नहीं था और जब उन्हें गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया तो पीछे से ब्रिटिश सरकार को लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी अछूत वर्ग के सच्चे नेता नहीं हैं, वे तो अछूतों के एक अल्पसंख्यक गुट के नेता हैं। लेकिन राजा व मुंजे पैक्ट का देश के दलितों ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में भरोसा था। हिंदू भक्त अखबारों को तो मौका मिल गया और राज मुंजे पैक्ट को अखबारों में छाप भी दिया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी का विरोध करते रहे। दक्षिण में दलित जातियों के संगठनों ने डॉक्टर अंबेडकर जी का स्वागत किया और पृथक निर्वाचन का समर्थन किया और राजा मुंजे समझौते की निंदा की। 28 फरवरी 1932 को मद्रास में डॉक्टर अंबेडकर जी का बड़े उत्साह से स्वागत हुआ। अछूतों के अलावा मुसलमान, ईसाई आदि समाज के लगभग 10,000 लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। सभा में उन्होंने राजा के अलग रुख के बारे में स्पष्ट किया। भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अछूत समाज सामाजिक सुधार के साथ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष करे और किसी के बहकावे में न आए। जो आपके दुखों को समझते हैं उनकी ही बातों पर गौर करें। उन्होंने छुआछूत के कलंक को धो डालने का आह्वान किया और बताया कि अछूतों की दशा सुधारने वाले गौतम बुद्ध और रामानुज जैसे महापुरुषों की हिंदू समाज ने कैसी बुरी हालत कर दी है, यह हमेशा ध्यान रखें। देश की दशा जानने लॉर्ड लोथियन कमेटी का भारत दौरा। डॉक्टर अंबेडकर जी बंबई आने के तुरंत बाद मताधिकार समिति की कार्रवाई में भाग लेने के लिए शिमला रवाना हो गए। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लोथियन थे। दिल्ली जाते समय रेल मार्ग पर जहां जहां रेलगाड़ी रुकी वहां दलित वर्ग के लोगों ने अपने नेता का शानदार स्वागत किया। नासिक, इगतपुरी, देवलाली, मनमाड़, भुसावल और झांसी स्टेशनों पर तो स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। मताधिकार समिति के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी पटना और कलकत्ता गए तो वहां भी शानदार स्वागत हुआ। दूसरी गोलमेज सभा के बाद लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में इंडियन फ्रेंचाइज मताधिकार कमेटी भारत में यह जांच पड़ताल करने आई कि
व्यवस्थापिका सभाओं में मेंबर चुनने का अधिकार किन किन लोगों को होगा? देशी रियासतों की हैसियत क्या होगी? मुसलमान, ईसाई, सिख और अछूतों आदि अल्पसंख्यकों की काउंसिल में अपने मेंबर अलग चुनने का अधिकार दिया जाए या नहीं, तो इस कमेटी के सामने राजा मुंजे पैक्ट पेश कर दिया। संयोग से बाबा साहब उस समय वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा की एसोसिएशन एसोसिएशन के मेंबर्स की संख्या जाननी चाहिए, तो संख्या के मंत्री, गवई और अध्यक्ष राजा की बोलती बंद हो गई। इससे लॉर्ड लोथियन को पता चल गया कि राजा मुंजे पैक्ट बकवास है। डॉक्टर अंबेडकर जी उस दौर में मानसिक रूप से बहुत बोझ में संघर्ष कर रहे थे। देश व देश से बाहर पूरी दुनिया में अछूतों के हकों के लिए सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में हर तरफ विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था। छुआछूत व जाति भेद से संबंधित चल रहे कई आंदोलनों की कानूनी मदद भी देनी होती थी, इसलिए उन्हें बार बार पैरवी करने भी जाना होता था। हर क्षेत्र में उन्हें नेतृत्व करना होता था। शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत थकान में रहते थे। अपने परिवार पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन उस महामानव का ध्येय तो एक ही था, करोड़ों मूक अछूतों की सामाजिक आजादी। इसलिए वे निरंतर बिना रुके, बिना थके संघर्ष करे जा रहे थे। चारों ओर निराशा व हताशा का माहौल था, लेकिन बाबा साहब उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लोथियन कमेटी देश में भ्रमण कर रही थी। हिंदू महासभा, आर्य समाजी, सनातनी कांग्रेस सब मिलकर गरीब अछूत नेताओं को रुपयों का लालच व दबाव में फर्जी सभाएं कराते थे, जिसमें बाबा साहब को देशद्रोही कहकर अपमानित करने व उनके नेतृत्व का विरोध तथा गांधी जी में विश्वास के प्रस्ताव पास किए जाते थे, जिन्हें हिंदू अखबार खूब बढ़ा चढ़ाकर छापते थे। इतना ही नहीं, हिंदू लोथियन कमेटी को हिंदू जमींदारों के वर्चस्व वाले गांवों में ले जाते थे। वहां गरीब अछूतों को साफ कपड़े पहनाकर सवर्णों के बीच खड़ा कर दबाव में उनसे मुंह से यह कहलाया जाता था कि गांव में कोई छुआछूत नहीं मानता, उन्हें कोई शिकायत नहीं है और अछूत बहुत सुखी है। उस समय उत्तरी भारत में आदि हिंदू आंदोलन के अगुआ स्वामी अछूतानंद का अछूत जातियों में काफी प्रभाव था। उन्होंने तूफानी दौर का जगह जगह सभाएं कराकर राजा मुंजे पैक्ट का विरोध व बाबा साहब के नेतृत्व और उनकी मांगों का समर्थन किया।